हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 13 जनवरी 2023 है, दिन है फ्राइडे। यू वाचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। इस टॉपिक को लेकर आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज डाउट्स हैं इन जनरल, अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं, आप प्रिपरेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन यू कैन ईमेल मी ऑन दिस एड्रेस curiously@gmail.com। मेक श्योर कि आपका ईमेल जो है वो फॉर्मल हो, राइट। दोस्तों, एक नई सीरीज जो है वो चल रही है जिसका नाम है फोकस, और इसका 6th लेक्चर आज आने वाला है, रीजंस फॉर डिस्ट्रैक्शंस। हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, तो ये जो वीडियो है वो आज हमारी यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले के 5 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, तो अगर इस सीरीज को आपने नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, इसका विज्ञान क्या है, कैसे हम हमारे जीवन में और ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे अचीव किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन या फिर फोकस जो है वो बिगड़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हमने इस सीरीज़ में समझाई है, और दिस इज़ जस्ट लेक्चर नंबर 6। आने वाले समय में और ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो इस सीरीज़ के आने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक गुड न्यूज़ ये है, आप सबकी डिमांड थी, आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट पर एक मास्टरी अचीव करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है। इसका फर्स्ट लेक्चर जो है कल यानी कि 12 जनवरी को लॉन्च किया गया था, और आने वाले समय में आपको इसका लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये भी लेक्चर्स जो हैं वो मिलने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो अभी क्यूरियसली एजुकेशन पर चल रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सीरीज़ हैं ये आपके एम्पावरमेंट के लिए, आपके सशक्तिकरण के लिए हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। इसमें कोई हिडन चार्जेस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फ्री है, आप सबके लिए हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, हर एक व्यक्ति के लिए फोकस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और इसके अलावा जो नई नई सीरीज स्टार्ट होगी, ये सारी की सारी सीरीज जो हैं वो आप सबके लिए हैं। तो इसको शेयर कीजिए, इससे सीखिए, डिस्कस कीजिए, और अपने आप को और ज़्यादा एम्पावर कीजिए। यही हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्टेलमेंट के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है। यहाँ पर कैपिटल का मतलब पूंजी नहीं है, राइट, पैसा नहीं है। कैपिटल का मतलब है हमारे देश का कैपिटल, दैट इज न्यू दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का इलेक्शन हुआ था, तो ये आम आदमी पार्टी जो है वो फ्लाइंग कलर से जीत गया था, या फिर ये पार्टी जो है वो जीत गई थी। अब यहाँ पर हमें एक सिचुएशन देखने को मिल रही है जो एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन हो चुकी है। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं इस विषय पर आपसे बात कर रहा था कि हर साल 10-15 बार हमें इस प्रकार का टॉपिक जो है वो पढ़ने को मिलता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर किसी भी राज्य के जो गवर्नर हैं, यहाँ पर दिल्ली की बात है तो दिल्ली में गवर्नर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेकिन दूसरे राज्यों के आज एक और टॉपिक है तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ, जिसमें गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो एलजी वर्सेस गवर्नमेंट वाली सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आपको तमिलनाडु का बताया, तो वैसे दूसरे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो उन गवर्नर्स की कैबिनेट यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके साथ टसल जो है वो चलती रहती है, जो गवर्नेंस के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। अब दिल्ली जो है, दिल्ली का केस यूनिक है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनके पास बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। 6 जनवरी को जो इलेक्शन हुआ मेयर और डेप्यूटी मेयर, एमसीडी के डेप्यूटी मेयर और एमसीडी के मेयर के लिए, तो इसमें ऐसा हुआ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, तो उन्होंने 10 एल्डरमैन और एक बीजेपी के काउंसिलर को पोल का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर उनको अपॉइंट किया। नाउ द थिंग इज कि ये एल्डरमैन का मतलब क्या होता है।
एंड एल्डरमैन जो होते हैं वो म्यूनिसिपल लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल जो है तो उसके मेंबर होते हैं, उसको आप कहते हैं एल्डरमैन, राइट। ये एक अंग्रेजी शब्द है। तो आप जो हैं उसका कहना यह है कि मिस्टर सक्सेना यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने जो एक ट्रेडिशन थी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट काउंसिलर होते हैं उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है, तो इस ट्रेडिशन जो है इसको बाईपास किया है मिस्टर सक्सेना ने, ऐसा आप सरकार का या फिर केजरीवाल सरकार का कहना है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो एमसीडी एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो एल्डरमैन होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है तो इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, लेकिन मिस्टर सक्सेना जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको वोटिंग का राइट भी दिया था। इट्स लाइक कि आप आई गिव यू वन एग्जांपल। इट्स लाइक कि आप जो इलेक्शन के लेट्स से ऑफिसर हैं और आप भी वोट डाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो वोट, तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट लॉजिकल, इजंट इट? लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एमसीडी एक्ट का क्वेश्चन जो है वो अभी भी अनक्लैरिफाइड है, इस पर और ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। The party has pointed out that Lieutenant Governor is ignoring the Council of Ministers and issuing orders to the bureaucracy directly on all matters, regardless of the division of power established by the Supreme Court between the two entities. कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये दो एंटिटीज यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या फिर कैबिनेट हैं या फिर इलेक्टेड सरकार हैं, तो इनके बीच में एक डिवीजन ऑफ पावर क्रिएट कर दिया था। लेकिन आप जो हैं उसका कहना यह है, आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातें जो हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं और डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर्स जो है वो इश्यू कर रहे हैं। अब टेक्निकली अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। एक है पुलिस, यानी कि जो दिल्ली पुलिस है वो डायरेक्टली गवर्नर एलजी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। पब्लिक ऑर्डर जो है वो भी उनके डोमेन में है और ज़मीन के साथ जुड़े हुए जो मैटर्स होते हैं वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हैंडल करते हैं। बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, राइट। तो ये एक टेक्निकल चीज़ हो गई, लेकिन इसमें ग्रे एरिया ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, राइट, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो इनका ट्रांसफ़र, इनको सस्पेंड करना, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना, राइट, दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका ट्रांसफ़र, सस्पेंड, एक्शन लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ऑफिस के द्वारा की जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये तीन चीज़ों के ऊपर ही उनका कंट्रोल टेक्निकली है, लेकिन क्योंकि ये पावर्स, ट्रांसफ़र, सस्पेंशन के पावर्स एलजी के पास है, तो इसकी वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है उस पर उनकी एक पकड़ बन जाती है। और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इंटरवेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें कही थी लेकिन वो भी आज भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यूज होते रहते हैं तो इस पर और एक नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सारे सुलझे हुए नहीं हैं ऐसे प्रश्न जो हैं उनको सुलझाने का प्रयास जो है वो करने वाली है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने पहले चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक मुलाकात करने की, मीटिंग करने की बात बताई, लेकिन फिर बाद में उनको टाइम देने से मना कर दिया। अक्टूबर से पहले ये सिचुएशन थी कि हर हफ्ते एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में मीटिंग होती थी, लेकिन अक्टूबर के बाद ये शेड्यूल जो है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं तो उनको स्टेट्समैनशिप जो है वो डिस्प्ले करनी चाहिए, विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता से उनको काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो इसकी वजह से जो गवर्नेंस है वो अफेक्ट हो रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर जगह पर ये चीज़ जो है अलग अलग राज्यों में जहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं तो वहाँ पर ये इश्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री एंड फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट या फिर दैट पर्टिकुलर सिटी। गवर्नर टसल ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। अब ये दूसरे राज्य की बात यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर तमिलनाडु की बात चल रही है और इससे पहले भी हमने तमिलनाडु के बारे में बात की थी। आज कुछ और
फैक्ट्स इसके साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो इसके साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन वी आर डिस्कसिंग दिस मैटर। बहुत सारी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने ये चीज़ जो है वो डिस्कस की थी। तो अब ये जो टसल है तो ये पहुंच गई है राष्ट्रपति भवन तक। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, तो राज्य सरकार यानी कि तमिलनाडु की सरकार जो है वो उनके पास गई है, एक मेमोरेंडम जो है वो सबमिट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नर साहब है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेजरी है। तो जो गवर्नर हैं मिस्टर रवि, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एक स्पीच होती है, राइट, तो ये स्पीच जो होती हैं गवर्नर के द्वारा, या फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी स्पीच देते हैं। तो ये स्पीच जो है वो बेसिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो उनके द्वारा बेसिकली सरकार के द्वारा एक अप्रूव्ड टेक्स्ट होता है और वो उनको पढ़ना रहता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उसको ओमिट कर दिया, उनको उन्होंने जानबूझकर पढ़ा ही नहीं। इसमें E.V. रामस्वामी पेरियर, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, फिर के कामराज, C.N. अन्नादुराई, इन सारे लोगों के जो नाम थे तो उन्होंने नहीं पढ़े। और स्टेट गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये जो टेक्स्ट होती है, गवर्नर की ऑफिस को हमने दिखाई भी थी लेकिन फिर उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर जो होते हैं वो ड्यूटी बाउंड होते हैं कि उनको एंटायर जो टेक्स्ट हैं, पूरी टेक्स्ट जो दी जाती हैं तो उनको वो पढ़नी है, उसमें वो पर्सनल ओमिशन और डिग्रेशन जो है वो नहीं कर सकते। असेंबली स्पीकर M. अप्पाबू जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो कंटेंट होता है गवर्नर के एड्रेस का, ये सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दिया जाता है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको पढ़े। तो आर्टिकल 176 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी ये दिखाता है, वो भी ये कहता है कि मीन्स ये जो स्पीच होती है तो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्कीम्स, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है उसमें लिखी गई होती है। अब गवर्नर साहब जो हैं वो उन्होंने ये चीज़ जो है वो नहीं पढ़ी। प्री अप्रूव्ड स्पीच जो थी तो उसमें उन्होंने अपने पर्सनल व्यूज़ जो हैं वो ऐड कर दिए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि तमिलनाडु जो है इसका नाम होना चाहिए थामिज थामिसगम। थामिसगम यानी कि तमिलों का घर। और तमिलनाडु, नाडु शब्द जो है इसका मतलब होता है गांव, तो तमिलनाडु यानी कि तमिल लोगों का गांव एक प्रकार से, या फिर तमिल लोगों का स्थान, ज़मीन या फिर देश। तो उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु का नाम जो है वो थामिज हागम होना चाहिए रादर देन तमिलनाडु। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर ली। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगेन बात वहीं पर आती है कि जो गवर्नेंस है, ये गवर्नर वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चलती है, इससे गवर्नेंस पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आती है। ओके, एंटरिंग ए ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये 2023 जो है वो कैसा रहेगा साल, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ये बात हमें बताते हैं द हिंदू के इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल को लिखा है M.K. नारायणन साहब ने। और M.K. नारायणन साहब जो हैं वो डायरेक्टर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं हमारे देश के, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो प्रोफाइल से ही पता चल जाता है कि उनके पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जो है वो अपना एक व्यू जो है वो दे रहे हैं। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ उसके बारे में तो हमने कितनी सारी डिस्कशन कर लिया। मैं श्योर आपको लगभग सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़े हुए सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको पता है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिसरप्शन क्रिएट हुआ है। और मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन शिफ्ट जो है वो भी हमें इस युद्ध की वजह से देखने को मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रशिया जो है वो, ऐसा लग रहा था कि रशिया जो है वो यूक्रेन को कुचल देगा, 1-2 हफ्तों के अंदर ही ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यूक्रेन जो है वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के लोगों ने एक ज़बरदस्त राष्ट्रवाद दिखाया और जिस स्पीड से वेस्ट यानी कि नेटो और यूएसए ने हर तरह से यूक्रेन की मदद की, राइट, मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, पैसे प्रोवाइड किए, मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी
कि रशिया इतने लंबे समय तक फंस जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, और यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिक जाएगा, ऐसा भी किसी ने सोचा नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि फ्यूचर में क्या होगा। इसी चीज को लेकर उन्होंने एक कंपैरिजन भी किया है कि वर्ल्ड वॉर वन जब हो रहा था, खास करके 1916 के टाइम पर एक रिस्क जैसी सिचुएशन हो गई थी कि ये युद्ध जो है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी स्प्रेड हो सकता है। वर्टिकली का मतलब क्या होता है? वर्टिकली क्या, यानी कि एक युद्ध जो चल रहा है वो एक नई ऊंचाई जो है वो टच कर सकता है, और यहां पर बात हो रही है न्यूक्लियर वेपन्स की, कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो अगर ये वर्टिकली स्प्रेड हो गया दैट मीन्स कि ये थोड़ा, ओके लेट मी एडजस्ट माय कैमरा लिटिल बिट, ओके। तो बात कर रहे थे वर्टिकल के बारे में। तो वर्टिकली का मतलब हो गया कि एक नई ऊंचाई, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो। हम तो ऐसा ही सोच रहे हैं और यही एक आशा है कि ऐसा कभी ना हो। तो 1916 के टाइम पर भी ऐसा था कि न्यूक्लियर तो नहीं, लेकिन एक अलग लेवल का युद्ध जो है वो एक उस समय की जो टेक्नोलॉजीज थी तो अपने पीक तक ना पहुंच जाए, तो ये खतरा था। इस बार भी यही खतरा है। और हॉरिजॉन्टली का मतलब ये होता है कि नए नए फ्रंट्स ना खुल जाए, यानी कि अभी रशिया और यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, तो फिर वे दूसरे देशों में भी ना फैल जाए ये युद्ध। तो ये चीज़ जो है ये एक चिंता का विषय है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूएसए, यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, रशिया को जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें से उनकी बैंक्स को हटा दिया, और रशिया की जो फॉरेन एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया। और इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो गई, और आज रशिया जो है वो ऑयल का इस्तेमाल वेपन की तरह कर रहा है, वो डिस्काउंट में ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, और ये सैंक्शंस और इन सारी चीज़ों को बाईपास कर रहा है। दूसरा जो चिंता का विषय है वो है चाइना और रशिया के रिलेशंस। अभी एक स्टेटमेंट आया था कि दोनों के रिलेशंस जो हैं वो अभी तक के इतिहास में सबसे बेस्ट पीरियड में हैं। तो आने वाले समय में रशिया और चाइना के रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और जो ताइवान वाला टॉपिक है, ताइवान वाला जो इश्यू चल रहा है, तो यूएसए उसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो ऐसा ना हो कि फिर रशिया जो हैं वो भी इसमें कूद पड़े। चाइना की मदद के लिए अगर रशिया कूद पड़ा तो फिर ये टॉपिक जो है, ये इश्यू जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। दुनिया के अलग अलग देशों ने अपना जो डिफेंस का बजट है उसको इंक्रीज किया है। जर्मनी ने, फ्रांस ने, भारत ने, देन वी हैव जापान, राइट, ताइवान ने भी। तो ऐसे अलग अलग देशों ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग काफ़ी इंक्रीज कर दिया। एक तरफ रिसेशन और इन सारी चीज़ों का खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ हथियार को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे जो हैं वो स्पेंड किए जा रहे हैं। और ग्लोबली ये बताया जा रहा है कि 2022 में, राइट, डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई, और 2023 में ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब एक लंबे समय से भारत जो है वो रशियन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते आया है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रशिया से खरीदी हैं, चाहे वो शिप हो, चाहे गन्स हो, चाहे बॉम्ब्स हो, चाहे S-400 मिसाइल सिस्टम हो। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के इक्विपमेंट जो है वो इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत जो है, अभी भारत दूसरे अलग अलग देशों से हथियार जो हैं वो मंगवाने लगा है। फॉर एग्जांपल क्वाड देशों में से फ्रांस जो है तो बहुत ही हाईटेक हथियार हम उनसे ख़रीदने वाले हैं। इसराइल तो पहले से ही था, लेकिन अब हमारा बास्केट जो है वो और वाइड होता जा रहा है। यूएसए से नई चीज़ें हम खरीद रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। और सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। बट आई एम गिविंग यू जस्ट अ बिग पिक्चर ओवर हियर। तो वेस्टर्न वेपनरी जो है तो उस पर हमारी और ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ सकती है, और इसकी वजह से रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप जो हैं इस पर एक इम्पैक्ट जो है वो आ सकती है। नाउ द थिंग इज, जैसे मैंने ताइवान के बारे में आपको बताया, तो चाइना की सबसे बेस्ट जो टॉप प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले तो वो होगी इकोनॉमी। एक लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट हुई है। तो चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी को सुधारने में अभी फोकस रहेगा। इसी के साथ साथ ताइवान वाला इश्यू जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी रहेगा। तो अभी बॉर्डर पर अभी जो हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश की साइड पर बॉर्डर पर जो इश्यूज हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा इश्यूज नहीं होंगे, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे। तो 2023 में ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि रीजनेबली LAC जो है वो थोड़ी काम रहेगी, और भारत जो है वो
मीन्स फोकस करेगा दोनों पर, पाकिस्तान और चाइना दोनों पर, क्योंकि वी हैव टू बी अलर्ट। रही बात चाइना और रशिया की, तो जिस प्रकार से रिलेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हथियार और सारी चीज़ें जो है वो खरीदने के लिए इंक्लाइन रहेंगे, तो फिर रशिया और चाइना के रिलेशंस पर इम्पैक्ट हो सकती है। और फ्यूचर में ऐसा ना हो, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई इश्यू आ गया और रशिया जो है वो चाइना की मदद करे, तो ऐसा ना हो, ये भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। फिर चाइना और पाकिस्तान भी बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनके बीच में भी इश्यूज चल रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अगेन अपने प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल क्राइसिस, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स राइट गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो भी रीजनेबली काम रहेगी, राइट। लेकिन जो टेररिज्म और टेररिस्ट अटैक्स हैं, ये चीज़ें तो जो पाकिस्तान एक लंबे समय से करता है वो तो चलता ही रहेगा। नेपाल में जो नई सरकार आई है वो चाइना की तरफ एक झुकाव रखने वाली सरकार है, तो ये हमारे लिए एक इश्यू होगा। तालिबान, अफगानिस्तान, ये भी हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश जो हैं, तो उनके साथ भी हमें एक अच्छी डिप्लोमेसी करके रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इस्लामिक स्टेट, पर्टिकुलरली ISI के, जो ISIS खुरासन जिसको कहते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान में अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा रिवाइव कर सकता है। तो ये एक बिग पिक्चर जो है वो नारायण साहब जो हैं वो हमें इस आर्टिकल के माध्यम से देते हैं। तो एक बर्ड्स आई व्यू हमें मिल जाता है इस आर्टिकल से कि 2023 जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस प्रकार का रहेगा, एक प्रकार की भविष्यवाणी जैसा है। लेकिन अगेन इट्स अबाउट फ्यूचर, तो इसमें चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड्स, वी हैव टू बी विजिलेंट, हमें चौकन्ना होकर आगे बढ़ना होगा। इट्स रियली बेसिक, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 1973 की अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की एक 13 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दिया था। इसमें 7 जजेस ने यस कहा, 6 जजेस ने नो कहा, लेकिन मेजोरिटी विंस। तो ये जो केस था इसका नाम है केशवानंद भारती केस, राइट। और ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। और इसमें ये है कि पार्लियामेंट जो है इसका जो अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन ये पावर जो है ये अनफेटर्ड नहीं है। अनफेटर्ड यानी कि ये अनलिमिटेड पावर नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर या फिर फंडामेंटल आर्किटेक्चर चेंज करने की बात होती है या फिर चेंज करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा चेंज जो है वो अलाउ नहीं किया जा सकता। एन अमेंडमेंट कैन नॉट वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल आर्किटेक्चर। ठीक है, अब 11 जनवरी की बात है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, तो उन्होंने एक स्पीच दी। अब ये जो स्पीच थी, आई थिंक उन्होंने ये स्पीच राजस्थान में दी थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई थिंक जयपुर में दी थी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द लोकेशन, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कहाँ पर दी थी, क्या कहा था, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो MLAs हैं और MPs हैं, तो उनको उनका बिहेवियर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप शपथ लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, और फिर आपका बिहेवियर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में नहीं होता है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये बहुत ही अच्छी बात जो है वो उन्होंने बताई है। लेकिन इसी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली है क्या। उन्होंने ये प्रश्न उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकें। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है इसकी जो प्राइमेसी है, इसकी जो सत्ता है, ये इनवायोलेबल है। वो ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसको भी चेंज कर सकता है। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही केशवानंद भारती केस जो है उसमें से ही आ गया, नहीं।
वो 2 दशक पहले जो चीजें हुई, तो धीरे धीरे करके हम यहां तक पहुंचे हैं, राइट। आर्टिकल 368 जो है वो इस चीज के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं देता है, लेकिन हुआ ऐसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट जो है इनके पास अनफेटर्ड पावर है, राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। फिर जो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला जो केस है, तो इसमें एक डिसेंटिंग व्यू आया। फिर गोलकनाथ केस जो है, तो उसमें 11 जज की जो बेंच थी, तो इसमें मेजोरिटी जो जजमेंट आया वो ये आया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका हनन नहीं हो सकता, या फिर आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लोगों से छीन नहीं सकते। और फिर फाइनली 1973 में ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी कि केशवनंद भारती वाला केस जो है वो आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। इसका मतलब ये है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो आज़ादी के बाद धीरे धीरे ऐसे मैच्योर होती गई, और तब जाकर ऐसे कुछ पड़ावों के बाद 1973 आया, और उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, अगर आप इसको हटा देंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही चेंज हो जाएगा, isn't it? Take away the basic structure doctrine, the legislature could conceivably knock down the checks and balances that come through the separation of powers between the legislature, executive and judiciary. अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हटा देंगे तो जो चेक्स एंड बैलेंस हैं, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के जो पिलर्स हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो इनको अलग अलग काम दिया गया है, ये अपने आप में अलग अलग पिलर्स हैं, तो ये चेक एंड बैलेंस जो है वो चला जाएगा। तो पार्लियामेंट अगर ऐसा करेगा तो फिर देश कैसे चलेगा? दैट वुड गो अगेंस्ट द टेनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स दैट हैड क्रिएशन ऑफ ए रोबस्ट डेमोक्रेसी एज द मेन गोल। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये चीज़ डिवीजन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस इसमें ऐड क्यों किए? ताकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा रोबस्ट बने। ये मुख्य लक्ष्य था हमारे देश का, और लक्ष्य है। और धनखड़ साहब जो हैं वो कहते हैं कि एनजेएसी को, जैसे सुप्रीम एनजेएसी को पार्लियामेंट ने पास किया, और 50% जितनी हमारी स्टेट असेंबलीज हैं उसमें से पास किया, क्योंकि जुडिशरी में एक बदलाव करने की बात थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको ये पूरी प्रोसेस जो है वो करनी पड़ती है मेजोरिटी से। ये नहीं होता है सिंपल मेजोरिटी से, आपको स्पेशल मेजोरिटी से ये सारे चेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये प्रश्न उठाया धनखड़ साहब ने कि ये जो किया वो बराबर नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो बेसिकली है क्या, और इसको चेंज करने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की थी। नाउ द थिंग इज़ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं हुआ है, बट वी नो दिस थिंग कि अगर हम इसको प्रॉपरली, मीन्स अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, सारी सिस्टम जो है वो गिर जाएगी। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन द माइंड कि वो इसीलिए हैं क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं, राइट। लाइक कॉलम बीम्स, जो हमारी एक बिल्डिंग होती है उसके कॉलम बीम्स होते हैं, उसको अगर आप छुएंगे, उसमें कोई तोड़फोड़ करेंगे तो पूरी बिल्डिंग जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। सेम थिंग गोज विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सेम थिंग गोज विद आवर कंट्री। इन्फ्लेशन ऑन कोर्स टू टेक फर्दर डिप, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो एक महीने पहले 5.88% था, दिसंबर में ये 5.72% हो गया। रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो ये ड्रॉप हुआ है, 6% से कम हुआ है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, राइट। और फूड प्राइसेस कम होने की वजह से इसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला है। अक्टूबर से दिसंबर का जो क्वार्टर है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों का क्वार्टर जो है, तो इसमें एवरेज रहा इन्फ्लेशन 6.12, जो आरबीआई की अपर लिमिट है 6%, उससे ज़्यादा रहा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जनवरी मार्च वाला जो पीरियड है, तो इसमें ये 5.9% यानी कि 6% की लिमिट के अंदर ही रहेगा। और एडिबल ऑयल, वेजिटेबल्स, पल्सेस, इन सारी चीज़ों की प्राइस ड्रॉप होने की वजह से फिर प्राइस जो है वो, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कम हुआ है। सीरियल्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी भी थोड़े प्राइस उसकी ज़्यादा हैं। फ्यूल इन्फ्लेशन जो है वो भी स्टेबल रहा है, एलिवेटेड लेवल पर रहा है। स्टेबल इन द सेंस कि वो ज़्यादा ही रहा है और उसी लेवल पर रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट जियोपॉलिटिकल रीजंस। अब सेंट्रल बैंक जो है वो अपना मॉनेटरी स्टैंस जो है वो शायद चेंज ना करे, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंटरेस्ट रेट या फिर रेपो रेट को इंक्रीज नहीं करेगी। फेड यानी कि फेडरल रिजर्व यानी कि यूएसए की सेंट्रल बैंक के द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उसकी इम्पैक्ट भारत पर भी हमें देखने को
मिल रही हैं, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन सीज़न की वजह से। अभी क्रॉप्स और फसलें जो हैं वो मार्केट में आ जाती हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो भी काफ़ी, विंटर टाइम पर काफ़ी सारे वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल रहते हैं, तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से प्राइस जो है वो कम हो जाती हैं। लेकिन फिर आगे चलकर क्या रहेगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। और आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये टर्मिनल रेट तक पहुंच गई है, नहीं पहुंची है, वी हैव टू अगेन वेट एंड वॉच। टर्मिनल रेट यानी कि एक ऐसा रेट के उसके ऊपर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को इंक्रीज नहीं करेगी। इसको अलग से कैलकुलेट किया जाता है, बट इट्स लाइक एन अपर लिमिट कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेपो रेट को और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, बट इट्स नॉट एब्सोल्यूट। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको किया भी जा सकता है, लेकिन आप सिर्फ इस टर्म को समझ लीजिए कि दिस इज़ व्हाट टर्मिनल रेपो रेट मीन्स। दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर इस लेक्चर ने आपको इंस्पायर किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिसको आप इंस्पायर करना चाहते हैं। एंड डू चेक आउट this series on focus. Do check out this series on time management. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.